आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 9 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, क्या ईरान ने 3 एटमी अड्डे छुपाए? क्या IAEA की बोर्ड मीटिंग में बन रहा एक्शन का प्लान? रूसी इंतकाम ने यूक्रेन को हिला डाला। रूस ने अब तक का सबसे बड़ा एरियल बैरज दागा। अमेरिका के एयरबेस पर हुआ धमाका। जापान से आई नुकसान की खबर। अमेरिका के एक शहर में क्यों बन गए सिविल वॉर जैसे हालात? ट्रंप के ही खिलाफ हो गए लोग, फूंक डाली गाड़ियां। और गजा में भूख से बचने आए लोग खा रहे गोलियां। मदद के नाम पर हो रहा कत्लेआम। मदद ला रहे मेडलिन जहाज के सभी मेंबर इस्राएली हिरासत में। चलिए करते हैं शो की शुरुआत। IAEA के चीफ ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान ने 3 जगह पर न्यूक्लियर मटेरियल छुपाया हुआ है। ये बयान जिस दिन और जिस जगह पर दिया गया है वो बहुत अहम है और ईरान इस टाइमिंग की वजह से एक्शन का निशाना भी बन सकता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जियोपॉलिटिक्स में सबसे अहम चीज़ है कोई तो वो है टाइमिंग। आज वियना में IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक अहम मीटिंग के दौरान इस टाइमिंग का इस्तेमाल किया गया। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने आज IAEA की बोर्ड मीटिंग में बताया कि ईरान ने कम से कम 3 जगहों पर अपना न्यूक्लियर मटेरियल छुपाया था। इन जगहों के नाम हैं वारामिन, मारिवान और तुर्कुजाबाद। ग्रॉसी के मुताबिक इन छुपाए गए अड्डों से इंसान के बनाए हुए यूरेनियम के कुछ पार्टिकल्स मिले हैं। यानी नेचुरल यूरेनियम नहीं है, यानी जिसे डेवलप किया गया है, जिसे एनरिच किया गया, उस यूरेनियम के कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्ट मिले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ईरान के पास अब 400 किलो से ज़्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो महज 3 महीने में कई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी है। ये तो हिला देने वाली रिपोर्ट है। IAEA की रिपोर्ट फिर से, इससे पहले भी यही बयान दिया था, 9 एटम बम बन सकते हैं, कहा था ना। लेकिन इस सब के बावजूद ग्रॉसी अब भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के सपोर्टर दिख रहे हैं। ग्रॉसी ने कहा कि ईरान पर स्ट्राइक से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि ईरान और अमेरिका को टेबल पर आना चाहिए, बात करनी चाहिए। उन्होंने पिछले हफ्ते ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में मुलाकात भी की थी, ताकि नई न्यूक्लियर डील की तरफ कॉपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। जबकि साल 2015 की JCPOA डील लगभग कोलैप्स हो चुकी है। दोस्तों, ग्रॉसी का ये बयान उस वक्त आया है जब वेस्ट और इसराइल दोनों ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफ़ी खदशों से भरे हुए हैं। और इधर ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए एनरिचमेंट कर रहा है। वो आयतुल्लाह खामनेई के फतवे के खिलाफ जा ही नहीं सकता, जो ये कहता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना हराम है। इधर ईरान से भी एक खबर आई है। खबर नहीं है, बल्कि इसे IAEA के लिए आया करारा जवाब कहिए। ईरान ने अमेरिका और यूरोप पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि IAEA को वेस्ट ने अपना सियासी हथियार बना लिया, या यूं कहें कि अपना गुलाम बना लिया, अपना मोहरा बना लिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाक़ई ने आज 9 जून को अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी पर सख्त तनकीद की है। एक अमेरिका और तीसरे E3 यूरोप के 3 बड़े पावरफुल मुल्क फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, इन दोनों पावर ग्रुप्स पर तनकीद की है ईरान ने। ईरान की तरफ से ये कहा गया, या ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, कि ये चारों मुल्क IAEA को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले खुद रिपोर्ट बनवाते हैं, फिर उसी रिपोर्ट का सियासी फायदा उठाते हैं। बाक़ई ने यह भी कहा कि ईरान ने पिछले 1-2 सालों में IAEA के साथ काफ़ी कॉपरेशन किया है, लेकिन वेस्टर्न पावर्स ने बार बार एजेंसी का, IAEA का गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई दोस्तों जब वियना में IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग चल रही है। मतलब उधर IAEA मीटिंग कर रहा और इधर ईरान, ये भी दोनों लोग अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस मीटिंग में, गवर्नर की जो मीटिंग चल रही है वियना में, उसमें एंटी ईरान रेजोल्यूशन काफ़ी ज़ोर शोर से पुश किया जा रहा है ईरान के खिलाफ। ईरान ने इस रेजोल्यूशन को सियासी, गैर इंसाफी और बायस्ड करार दिया है कि बस ये ईरान को बर्बाद कर देने की एक तफसील लिखी जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सच कुछ भी नहीं।
रशिया ने यूक्रेन पर करीब 500 ड्रोन्स बरसाते हुए सीज फायर हो सकने के तमाम दावों को हवा और शोलों में धुआं कर दिया। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन पर एक रात में 479 ड्रोन्स का रिकॉर्ड तोड़ देने वाला हमला किया, जिसे यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा एरियल बैरेज करार दिया है। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक उन्होंने जो दावा किया है वो कुछ अलग है। मतलब ये तो कहा कि इतने ड्रोन्स दागे गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नुकसान क्या, जरा सुनिएगा। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रशिया के 460 ड्रोन्स 460 ड्रोन्स को उन्होंने गिरा दिया। इसके साथ ही रशिया की 19 में से 18 मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। ये यूक्रेन का दावा है, मगर कई इलाकों में नुकसान भी हुआ है, खास तौर पर रिवने रीजन, जहां के मेयर ने इसे जंग के शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया है। इस हमले के साथ रशिया ने सीज फायर के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया है। ये रशिया का इंतकाम है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला यूक्रेन ने भी रूस पर किया था। इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी एक रशियन ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया का यह हमला साबित करता है कि रूस को ना अमन चाहिए और ना बातचीत। दोस्तों, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अब स्ट्रेस में है, बहुत थक चुका है, क्योंकि रूस बड़े हमले कर रहा है। हर रोज नए अटैक्स ने प्रेशर बढ़ा दिया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर। अब बात अमेरिकी एयरबेस पर हुए धमाके की, लेकिन ये धमाका अमेरिका में नहीं, जापान में हुआ। जापान में एक अमेरिकी हवाई अड्डे या अमेरिकी एयरबेस पर धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। जापान के ओकिनावा में मौजूद अमेरिका के कादेना एयरबेस पर आज पीर के रोज एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ। इसमें जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस SDF उसके 4 अफराद जख्मी हो गए, 4 मेंबर फौजी। लोकल फायर ऑफिशियल्स के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब SDF के लोग पुराने बॉम्ब पर से जंग खुरच खुरच के साफ कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ नहीं स्प्रिंग में से या किसी और चीज़ से करते थे। वो बॉम्ब के जंग को साफ कर रहे थे ताकि उनका दोबारा जायजा लिया जा सके। उसी वक्त बम का मूड खराब हुआ, फट गया। कादेना एयरबेस पर ये फैसिलिटी अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को स्टोर करने के लिए, ऐसे बॉम्ब्स जो फटते नहीं हैं इस्तेमाल होने के बावजूद भी, उन्हें स्टोर किया जाता है यहाँ। तारीखी पहलू जो है, इसका जो हिस्टोरिकल पहलू है वो बड़ा दिलचस्प है। ओकिनावा एक अहम जगह है। यहीं पर 1945 की बैटल ऑफ ओकिनावा में जापान और अमेरिका के दरमियान खूनी जंग हुई थी, जिसमें 1/4 से ज़्यादा सिविलियन इस इलाके में हलाक हो गए थे। आज भी जापान के 70% से ज़्यादा अमेरिकी अड्डे ओकिनावा में ही हैं और 50,000 अमेरिकन फौजियों में से आधे यानी 25,000 के करीब अमेरिकन फौजी यहीं ओकिनावा में तैनात हैं। ये था इसका एक हिस्टोरिकल पहलू, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। बढ़ते आगे, अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में फिर से एक बड़ा हंगामा हुआ है और अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भेजी गई फौज और प्रोटेस्टर्स आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका का ये शहर इस वक्त उबल रहा है और ये आग दूसरे शहरों तक भी पहुंच सकती है। लॉस एंजलिस में फिर से बदतरीन हंगामे के दौरान लोगों ने गाड़ियां जला दी, जी गाड़ियां जला दी, और नेशनल गार्ड से उनकी झड़पें शुरू हो गई। नेशनल गार्ड्स का मतलब अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस शहर में फौजी तैनात किए थे उन्हें नेशनल गार्ड्स कहते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से फौज भेजी थी, जिसका मकसद था इल्लीगल माइग्रेंट्स यानी कि गैर कानूनी जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों को एनफोर्स करना। मगर इसके नतीजे में पब्लिक में और ज़्यादा गुस्सा भड़क उठा। ये तीसरा दिन था लॉस एंजलिस में इस प्रोटेस्ट का, जहां इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने कुछ दिनों पहले दर्जनों लोगों को अरेस्ट किया था, जिन्हें इलीगल माइग्रेंट्स और गैंग मेंबर्स बताया जा रहा था। इन सब को डिपोर्ट करने का पूरा प्लान था, इन्हें बाहर इनके ममालिक में भेजना था ट्रंप हुकूमत को। लेकिन उससे पहले ये लोग मुत्तहिद हो गए, सड़क पर उतर आए और तोड़ फोड़ जैसे हालात और सिविल वॉर जैसे हालात बन गए। ट्रंप के इस कदम पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने खुला एतराज़ जताते हुए कहा है कि ये स्टेट की सॉवरेनिटी यानी कि अमेरिका की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है और ट्रंप टेंशन्स भड़का रहे हैं। गवर्नर ने धमकी दी कि ट्रंप अपना हुक्म वापस लें और नेशनल गार्ड्स की जगह कंट्रोल कैलिफोर्निया की पुलिस को वापस दिया जाए। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैलिफोर्निया की पुलिस पर यकीन ही नहीं था, इसलिए इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए
फौज को उतार दिया। प्रोटेस्ट के दौरान 3 सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां जला दी गईं और 2 और गाड़ियों को तोड़फोड़ करके निशाना बनाया गया। लॉस एंजलिस की सड़कें गर्म हैं और ट्रंप का मिलिट्री एक्शन एक नए सियासी तूफान को जन्म दे रहा है। माइग्रेंट्स ही अब ट्रंप की मुश्किल बन गए हैं और ट्रंप को इनसे पार भी पाना है। क्या उन्हें वापस भेजेंगे या कुछ बात बीच की निकलेगी, पता नहीं। फिलहाल अब गजा की कुछ खबरों का रुख करते हैं और डायरेक्ट स्क्रीन से पढ़ते हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने यह बताया है कि आज सुबह से इसराइल के ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं और अब से 1.5 घंटे पहले की खबर यह है कि 23 फ़लस्तीनी, कम से कम 23 फ़लस्तीनी आज सुबह शहर से शहीद हो गए हैं इसराइली बमबारी में। और इसमें 8 वो लोग भी हैं जो भूख से तड़प रहे थे और वो लोग ह्यूमैनिटेरियन एड के इंतज़ार में खड़े हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर, और वहाँ पर इन पर गोलीबारी हुई है। ये रफ़ा में हुआ जहाँ पर 8 लोगों की जान गई नेट्ज़ारिम कॉरिडोर के पास। और इन 3 तस्वीरों को देखिए, एक तस्वीर मैं नीचे ब्लर कर रहा हूँ, लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, और दूसरे फोटो में आपको एक रसीद दिख रही होगी। ये जो मारे गए ना लोग, ये रसीद देखिए, ये एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की रसीद है। इन्हें बताया गया था कि फलां वक्त फलाना नंबर है आपका, इस वक्त आकर आप मदद लीजिएगा। जो बंदा मारा है उसकी जेब से ये रसीद मिली है। ये इतना बड़ा सबूत है कि लोगों को एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लाकर मारा जा रहा है। उन्हें क्यों मारा गया, वो क्या कर रहे थे? वो तो सिर्फ राशन लेने आए थे, वो भी रसीद आपकी एजेंसी ने दी थी। ये पूछा जा रहा है। और वेस्ट बैंक में भी आप देखेंगे, एक वीडियो दिया, मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। वहाँ भी इसराइली मिलिट्री की गाड़ियाँ 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से, वेस्ट बैंक में भी अल शरायत मोहल्ला है और ये आता है अलबीरे शहर में। यहाँ पर भी लगातार फोर्सेस हर एक नए इलाके में वेस्ट बैंक के घुस के वहाँ पर एक्शन ले रही हैं। और ये गजा की उस एड सेंटर की तस्वीर है जो दिखाती है, ये फ़ोटो है। इस तरीके से लोग एड लेने आते हैं और उसके बाद उनके ऊपर ये गोली वगैरह चल जाती है। और बताया गया है कि आज की इस गोलीबारी में 6 फ़लस्तीनी मारे गए हैं और 99 ज़ख्मी हुए हैं। इट मीन्स सीधी बात है कि 105 लोगों को तो गोली लगी है। ये हो रहा है। इस तरीके से गजा में एड बांटी जा रही है। और हाँ, एक जहाज़ जो मदद लेकर भी आ रहा था गजा, उसके तमाम मुसाफिरों को 12 मेंबर्स ह्यूमैनिटेरियन जो कॉज के लिए आ रहे थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, इसराइल ले जाया गया, उनकी कश्ती को भी और उन सबको भी अशदोद पोर्ट पर। उसमें ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। मैंने आपको पिछले बुलेटिन में बताया था। उन सबको 7 अक्टूबर 2023 का हुआ हमला दिखाया जाएगा एक फिल्म के ज़रिए, लेकिन उसके बाद 54,000 लोग कैसे मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, इसकी कोई फिल्म IDF उन्हें दिखाएगी नहीं। फिलहाल इसमें जो हैं काफ़ी लोग हैं। रीमा हसन है, वो यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर हैं। उन्होंने भी, ये फ़ोटो आप देखते रहिए, उन्होंने भी कहा है कि हमने लरबी बिन एम हिदी जो थे, अल्जीरिया के एक फ्रीडम फाइटर थे, उनकी तरह हमने उन्हें यूं करके साइड से घूर के देखा, हमने हाथ भी ऊपर किए और हम उनके साथ चले गए। फिलहाल इस फोटो को देखते देखते मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।